नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पैटोंगतार्न श्रीनेवात्रा चुनी गई थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री, सबसे युवा और दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। 2 दिन पहले अदालत ने श्रेथा थाविसन को कर दिया था बर्खास्त। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बात। हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दिया आश्वासन। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, अल्पसंख्यकों समेत सभी मुद्दों पर है नजर। हिंदुओं की सुरक्षा पर दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन। एमपॉक्स का बढ़ा प्रकोप, अफ्रीका के बाहर भी दी दस्तक। स्वीडन और पाकिस्तान में भी सामने आए एमपॉक्स के मामले। ईयू ने बढ़ाया बीमारी का जोखिम स्तर। अफ्रीका के कई देशों में एमपॉक्स ने बढ़ाई चिंता। डब्ल्यूएचओ ने बुधवार को घोषित की थी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। रूसी क्षेत्र कुर्स्क में यूक्रेन के हमलों का 11वां दिन। राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने कहा, क्षेत्र में स्थायी कब्जे का इरादा नहीं, सिर्फ निष्पक्ष शांति वार्ता के लिए रूस को प्रेरित करना है मकसद। रूसी नियंत्रण वाले यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में बड़ा हमला, 7 की मौत। रोकी गई दोहा में जारी गाजा संघर्ष विराम वार्ता। वॉशिंगटन में पेश नया प्रस्ताव। हमास ने प्रस्ताव को मानने से किया इनकार। कहा, अमेरिका का युद्ध रोकने का नहीं है कोई इरादा। और सुर्खियों के बाद नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे एशिया का आईना के जरिए। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं। हालांकि अंतरिम सरकार के मुखिया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर उन्हें हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में भारत सहित दुनिया के कई सारे देश अपना विरोध और चिंता जता चुके हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के कई दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसे लेकर भारत समेत दुनिया भर में चिंता व्यक्त की जा रही है। हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा केंद्र सरकार कई बार उठा चुकी है। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी के बीच ये पहली बातचीत है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात हुई, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला के प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा समेत सभी मुद्दों पर नजर बनाए हुए है। हम आशा भी है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर नॉर्मलसी आए, ताकि वहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं, हिंदू वर्ग के लोग हैं, वो लोग सुरक्षित हों और उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन का ध्यान दिया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर भारत के लोगों में काफी आक्रोश है। जब से हिंदुओं पर हो रहे हमले की खबरें सामने आई हैं, भारत के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को एक नारी संगठन ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। विभिन्न क्षेत्रों की हजारों महिलाओं ने इस मौन मार्च में हिस्सा लिया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को तुरंत रोकने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की।
हमारे हिंदू भाइयों को और अल्पसंख्यकों के साथ दुराचार हो रहा है, उनके साथ निर्ममता से पेश आकर उन हमारे धार्मिक स्थलों को भी बुरी तरह जला दिया जा रहा है। उधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शुक्रवार को 4 और लोगों को बतौर सलाहकार शामिल किया गया। राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। इस बीच हिंसक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्रों ने जल्द चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। छात्र नेता अपनी पार्टी के गठन पर विचार कर रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसको लेकर दिल्ली में भी हजारों महिलाओं ने नारी शक्ति मार्च निकाला। तो ये बांग्लादेश की स्थिति पर हमने पूरी जानकारी आपको दी। अब बढ़ेंगे आगे और अब बात थाईलैंड की। थाईलैंड की पॉपुलिस्ट फेउ थाई पार्टी की नेता और बिजनेस वुमेन पेंटोंगटार्न शिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया था और आज वो थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। पेंटोंगटार्न थाईलैंड के इतिहास की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। उनकी उम्र सिर्फ 37 साल है। पेंटोंगटार्न थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री और बिजनेसमैन थाकसिन शिनावात्रा की बेटी हैं और साथ ही थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले उनकी ही बुआ यिंगलक शिनावात्रा थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। संसद की मंजूरी के बाद फेउ थाई पार्टी के नेता पेंटोंगटार्न शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई हैं। पेंटोंगटार्न पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी है, साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला भी। इससे पहले उनकी बुआ यिंगलुक थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थी। पेंटोंगटार्न के पक्ष में 319 जबकि विपक्ष में 145 वोट पड़े। बहुमत के लिए उन्हें 249 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। इससे 2 दिन पहले देश की सुप्रीम कोर्ट ने श्वेता थाविसिन को नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया था। श्वेता थाविसिन की बर्खास्तगी के बाद पार्टी ने पीएम पद के उनके नाम को आगे बढ़ाया। मेरी टीम मजबूत, अनुभवी और दृढ़ निश्चयी है और हम समान विचार साझा करते हैं। यह ऐसी चीज है जिसे मैं अत्यधिक महत्व देती हूँ। पेंटोंगटार्न एक बेहद ताकतवर राजनीतिक परिवार से आती हैं। एक वक्त में देश की राजनीति में उनके परिवार का काफी दबदबा हुआ करता था। हालांकि सियासत की पेचीदगियों का उन्हें कोई खास अनुभव नहीं है। वो ऐसे समय में सत्ता संभाल रही है जब राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। लंदन से पढ़ाई करने वाली पेंटोंगटार्न सियासत में आने से पहले अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बटाती थी, लेकिन साल 2021 में उन्होंने सियासत में कदम रखा। 2023 में पार्टी की नेता चुनी गई। 2023 में हुए चुनाव में पेंटोंगटार्न की पार्टी फेउ थाई पार्टी दूसरे स्थान पर थी। पेंटोंगटार्न फेउ थाई पार्टी के चुनाव प्रचार में मुख्य चेहरा थी, लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया कि उनके परिवार ने जनता पर अपनी पकड़ खो दी है। लोकतांत्रिक सुधारों के वादे के साथ चुनाव में उतरी मूव फॉरवर्ड पार्टी पहले स्थान पर थी, लेकिन सेना द्वारा चुने गए सीनेटरों ने जब मूव फॉरवर्ड पार्टी को सरकार बनाने से रोक दिया तो फेउ थाई पार्टी को मौका मिला। हालांकि पार्टी ने जब सेना की मदद से सत्ता संभाली तो पेंटोंगटार्न प्रधानमंत्री उम्मीदवार की दौड़ से बाहर दिखी। हम अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार की उम्मीद करते हैं ताकि सब कुछ आगे बढ़ सके। फेउ थाई पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद उनके पिता थाकसिन 15 साल के निर्वाचन के बाद थाईलैंड लौट आए। श्वेता को प्रधानमंत्री चुने जाने से कुछ घंटे पहले वो थाईलैंड पहुंचे। थाकसिन 2001 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल के दौरान 2006 में उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया था। उनकी स्वदेश वापसी सेना के साथ हुए समझौते के तहत ही संभव हो पाई। अब रूढ़िवादी पार्टी के लोग फेउ थाई पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। जून में उन पर राजशाही का अपमान करने का मुकदमा दायर किया गया था। थाकसिन की बहन यिंगलुक ने 2011 के चुनाव में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्हें भी अदालतों ने अयोग्य घोषित कर दिया था। उन्हें भी तख्ता पलट का शिकार होना पड़ा था। वह अब निर्वासन में रह रही है।
इजराइल और हमास के बीच लड़ाई को समाप्त करने और शेष बंधकों को छुड़ाने के लिए दोहा में जारी युद्ध विराम वार्ता फिलहाल रोक दी गई है। वार्ता के दूसरे दिन मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वॉशिंगटन ने नया गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पेश किया है। इन देशों का मानना है कि प्रस्ताव का उद्देश्य इजराइल और हमास के बीच की खाई को कम करना है। मध्यस्थ देशों के वरिष्ठ अधिकारी अब एक सौदे को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के लिए सप्ताह के अंत तक फिर से मिलेंगे। बयान में कहा गया कि बातचीत गंभीर और रचनात्मक थी और सकारात्मक माहौल में आयोजित की गई। हालांकि समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक हमास ने प्रस्तावित गाजा समझौते की नई शर्तों को खारिज कर दिया है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि अमेरिकी प्रशासन झूठा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और उसका युद्ध रोकने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर उम्मीद जताई है कि मध्यस्थों और अमेरिका के दबाव के कारण हमास 27 मई को प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते को स्वीकार कर लेगा। और अब बात जापान की। जापान में एम्पेल तूफान की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एम्पेल तूफान को देखते हुए जापान में रेल सेवाओं सहित 500 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। तूफान इतना अधिक भयावह है कि प्रभावित इलाकों के 10,000 लोगों के घर खाली कराए गए हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। एम्पेल तूफान की वजह से करीब 216 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। जानकार बता रहे हैं कि अगले 12 घंटों में और अधिक शक्तिशाली होकर यह तूफान प्रतिकूल असर डालेगा। जापान में एम्पेल तूफान तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। रेल सेवाएं सहित 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द। करीब 216 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है हवा। तूफान के प्रभाव को देखते हुए रेल सेवाएं और 500 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। तूफान का सबसे अधिक असर राजधानी टोक्यो में देखने को मिला, लिहाजा टोक्यो में हवाई यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। टोक्यो और आसपास के तटीय क्षेत्रों से 10,000 से ज्यादा लोगों को तुरंत घर खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इन इलाकों में करीब 216 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। साथ ही तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसके चलते टोक्यो और नागोया के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में एम्पेल तूफान के और अधिक शक्तिशाली होने का अनुमान जताया। तूफान के चलते भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके अलावा लोगों से तूफान के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी गई है। और बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज़। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है। फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो, जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना, वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम,
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, और आइए अब नजर डालते हैं अफ्रीका नामा पर। पूरी दुनिया कुछ समय पहले कोविड-19 वायरस के खतरे से बाहर निकली ही थी कि अब एक और वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। इस वायरस का नाम है एमपॉक्स, जिसे लेकर WHO ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। स्वास्थ्य एजेंसी ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ है कि इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के एक दिन बाद गुरुवार को अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स का पहला मामला सामने आया। एमपॉक्स के क्लेड 1 वेरिएंट के इस मामले में स्वीडन में पुष्टि हुई है। मरीज अफ्रीका की यात्रा से वापस लौटा था। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी 3 मामलों की पुष्टि हुई है। ये तीनों मरीज हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से लौटे हैं। एमपॉक्स को मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। तेजी से पैर पसारते एमपॉक्स के मामले को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। हालांकि WHO और IFRC ने कहा है कि यात्रा से बचने की नहीं, बल्कि सिर्फ सतर्कता बरतने की जरूरत है। सीमाओं को बंद करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उन देशों से अस्थायी सिफारिशें कर रहे हैं जहां इसके मामले सामने आए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल विश्व स्वास्थ्य संगठन का उच्चतम प्रकार का अलर्ट है। इसकी घोषणा तब की जाती है जब बीमारियां नए या असामान्य तरीकों से फैल रही हो। इसका उद्देश्य किसी प्रकोप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्त पोषण जुटाना है। WHO ने 2 साल पहले भी एमपॉक्स को लेकर आपातकाल की घोषणा की थी। तब इसका एक रूप विश्व स्तर पर फैलने लगा था। मुख्य रूप से ये संक्रमण समलैंगिक लोगों में देखा गया था। एमपॉक्स दशकों से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। अब कम से कम 13 अफ्रीकी देशों में ये पाया गया है। WHO के अनुसार एमपॉक्स हाल ही में पूर्वी अफ्रीका के 4 देशों बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा में पहली बार पहचाना गया। ये सभी प्रकोप कांगो में फैली महामारी से जुड़े हैं। कांगो में इस बार ये संक्रमण कहर बरपा रहा है। 2023 से अब तक 27,000 मामले सामने आए और 1,100 से अधिक लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। कांगो में एमपॉक्स के 2 स्ट्रेन फैल रहे हैं। वायरस के इस नए रूप ने वैश्विक चिंता पैदा कर दी है। इसकी वजह यह है कि ये तेजी से तो फैल रहा है, साथ ही इसके बारे में जानकारी भी बहुत कम है। एमपॉक्स चेचक के समान वायरस परिवार का है, लेकिन इसके लक्षण उतने गंभीर नहीं होते हैं। इसके लक्षणों में बुखार आना, ठंड लगना और शरीर में दर्द शामिल है। गंभीर मामलों में चेहरे, हाथों, छाती और जननांगों पर घाव हो सकते हैं। आपातकाल की घोषणा का उद्देश्य दान एजेंसियों और देशों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करना है। हालांकि पिछले आपातकालों पर वैश्विक प्रतिक्रिया मिलीजुली रही है। 2022 में कई देशों में एमपॉक्स के प्रकोप को टीकों और उपचारों के उपयोग से नियंत्रित किया गया था, लेकिन अफ्रीका में टीकों और उपचारों की उपलब्धता बहुत सीमित है।
तो वाकई में इस बीमारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। और अब आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में बराबरी से डटे हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र के सुत्जा शहर पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सैन्य ब्रिगेड ने सुत्जा शहर में हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन की सेना रूसी सीमा से 35 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई है। साथ ही रूस के नियंत्रण वाले इलाके डोनेट्स्क क्षेत्र में भी यूक्रेन ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। तो वहीं रूसी सेना ने भी नाटो के हथियारों से लैस यूक्रेनी इकाई को नष्ट करने का दावा किया है। रूसी क्षेत्र कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को घुसे हुए 11 दिन हो चुके हैं। सेना लगातार क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का दावा कर रही है। हालांकि इसके उलट रूस शुरू से ही यूक्रेनी सेना को रोकने की बात कह रही है। शुक्रवार को रूसी सेना ने नाटो के हथियारों से लैस यूक्रेनी इकाई को नष्ट करने का दावा किया। रूसी सैनिकों ने कहा कि इस दौरान स्वीडिश निर्मित स्वचालित कार्बाइन 5 असॉल्ट राइफल के साथ साथ अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल और M2 ब्राउनिंग मशीन गन जब्त की गई है। साथ ही रूस ने कुर्स्क क्षेत्र के हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले हिमर लॉन्चर को नष्ट करने की बात कही है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो में एक हिमर्स लॉन्चर को यूक्रेन के सुमी क्षेत्र से रूस के कुर्स्क क्षेत्र की ओर 2 मिसाइलें दागते हुए देखा जा सकता है। फिर लॉन्चर तेजी से भागते हुए एक जंगली इलाके में छिप जाता है। रूसी ड्रोन हिमर्स लॉन्चर का पीछा करता है और इसके तुरंत बाद एक बड़ा विस्फोट होता है और हिमर्स इकाई पर आग की लपटें उठने लगती हैं। वहीं यूक्रेनी सैन्य ब्रिगेड ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया। इसमें कुर्स्क क्षेत्र के सुजा शहर में यूक्रेनी सेना के पहले दिन के हमले को दिखाया गया है। यूक्रेनी सैनिकों ने टैंकों और विमानों के बड़े काफिले के साथ कुर्स्क क्षेत्र इलाके में 6 अगस्त को धावा बोला था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी रक्षा बलों को भेजते हुए 35 किलोमीटर तक घुसने के साथ 81 बस्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन के कुर्स्क इलाके में अपना सैन्य प्रशासनिक दफ्तर तक बना लिया है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने कहा है कि कुर्स्क क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। रूसी नागरिक रक्षात्मक अभियान के क्षेत्र में बने हुए हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य मानवीय मिशन संचालित करना है। इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार सबसे अधिक आवश्यक चीजें भोजन, पानी, दवा पहुंचाने का आदेश दिया गया है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने कहा है कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर उसके हमले का उद्देश्य मॉस्को को युद्ध समाप्त करने के लिए निष्पक्ष शांति वार्ता शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना ने रूस के जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन पर स्थायी कब्जे की कोई मंशा नहीं है। वहीं कुर्स्क और बेलग्रोद क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। रूस के आपातकाल मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को बेलग्रोद से करीब 100 बच्चे मॉस्को पहुंचे। कुर्स्क क्षेत्र के लिए मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। कुर्स्क क्षेत्र के निवासियों के लिए आवश्यक सामान जुटाया जा रहा है। मॉस्को की करीब 40 जगहों पर यह काम किया जा रहा है। उधर रूस के नियंत्रण वाले डोनेट्स्क क्षेत्र में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। हमले से एक शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। हमले में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच रूस ने कहा है कि पश्चिम और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेन के अचानक हमले की योजना बनाने में मदद की थी। हालांकि अमेरिका ने इससे इनकार किया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने एक बैठक में युद्ध के लिए नए तकनीकी समाधान पर चर्चा की। कोलंबिया में हर साल सिलेटोरेस परेड का आयोजन होता है। इसमें रंग बिरंगे फूलों की बनी आकृति को लेकर लोग परेड में भाग लेते हैं, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। रंग बिरंगे फूलों से बनी तरह तरह की कलाकृतियों को अपने शरीर पर लादे ये कलाकार हैं कोलंबिया के सिलेटोरस।
कोलंबिया के मेडेलिन में हर साल आयोजित होने वाली सिलेटोरस परेड में बड़ी संख्या में फूलों को सजाने वाले ये कलाकार शामिल होते हैं। इस बार की परेड में हर साल की तरह अलग अलग तरह की फूलों की कलाकृतियां देखने को मिली। इन कलाकृतियों में कई देशों के झंडे के रंग देखने को मिले, जो कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेडेलिन में ग्वायाकिल ब्रिज से शुरू हुई सिलेटोरस परेड प्लाजा मेयर तक गई, जहां पर इन फूलों से बनी आकृतियों को रखा जाता है। परेड में भाग लेने वाले कलाकार इसे अपनी संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं। मैं इस परंपरा को साझा कर काफी खुश हूँ। इसे मैं अपने सभी लोगों के साथ और पूरी दुनिया के साथ साझा करना चाहता हूँ। हाँ, इसे ढोना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह हमारी परंपरा में है, यह हमारे खून में है। सच्चाई ये है कि जैसे ही ये परेड खत्म होगी, हम अगले साल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपनी परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करते हैं। सिलेटोरस परेड में लकड़ी के फ्रेम पर रंग बिरंगे फूलों को सजाकर कलाकार अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लकड़ी पर बने होने के कारण ये सुंदर कलाकृतियाँ कभी-कभी 100 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी होती हैं। परेड के बाद सबसे सुंदर कलाकृति को अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। इस साल पुरस्कार की भी राशि बढ़ाई गई है। इस बार एम्ब्लेमेटिका कैटेगरी में लगातार दूसरी बार मारिया कैरोलिना एटेहाटू ने पुरस्कार जीतने का कारनामा किया है। ये हमारी परंपरा में है, ये हमारे खून में है। सच्चाई ये है कि जैसे ही ये परेड खत्म होगी, हम अगले साल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करते हैं। इस साल 500 से ज्यादा कलाकार परेड में शामिल हुए, जिसमें बच्चे, किशोर और बड़े सभी लोग शामिल थे। इस परेड का आयोजन एक परंपरा की तरह 1957 से किया जाता है। कोलंबिया के सांस्कृतिक कैलेंडर का इसे सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है, जिसमें पुष्प कलाकार सभी जगह से मेडेलिन में आते हैं और अपनी पीठ पर बनी सुंदर कलाकृतियों को परेड में ढोते हैं। इन कलाकारों का उत्साह बढ़ाने में दर्शक भी पीछे नहीं रहे।